जैन साथियों, आज का सेशन काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि हम लोग सोलर सिस्टम और इससे जुड़े हुए तमाम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की जानकारी लेंगे जो बीपीएससी पीटी, बिहार दरोगा मेंस और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी उपयोगी है। सबसे पहले जानेंगे कि हमारी जो सोलर सिस्टम है वह किसी गैलेक्सी का हिस्सा है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी है और प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब से अधिक तारे हैं। और जो सोलर सिस्टम के अंतर्गत सूर्य है किसी खास गैलेक्सी का एक हिस्सा है। हमारी टोटल सोलर सिस्टम जिसमें प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड्स, कॉमेट इत्यादि आते हैं वह मिल्की वे गैलेक्सी के हिस्सा है। तो मिल्की वे गैलेक्सी और सूर्य और इससे तमाम जुड़े हुई जानकारी को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जान लें कि हमारी जो गैलेक्सी है इसकी स्ट्रक्चर है स्पाइरल यानी चक्रीनुमा या अनुमानित गैलेक्सी का एक फिगर है। और गैलेक्सी के केंद्र को हम गैलेक्टिक सेंटर कहते हैं और इससे लगभग एक कोने में सूर्य अवस्थित है। पहले ऐसा अनुमान था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, लेकिन 20वीं शताब्दी के बाद यह अनुमान गलत साबित हुआ क्योंकि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है बल्कि किसी गैलेक्सी के कोने में पड़ा हुआ है। तो गैलेक्टिक सेंटर से सूर्य की जो दूरी है 30,000 से 32,000 लाइट ईयर्स, यानी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र से सूर्य की जो दूरी है 30 से 32,000 लाइट ईयर्स माना जाता है। और सूर्य गैलेक्टिक सेंटर का चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी भी सूर्य का, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य भी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगाता है। और इस परिक्रमा को करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। सूर्य का मिल्की वे गैलेक्सी के गैलेक्टिक सेंटर का चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लेता है, जिसे हम ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर भी कहते हैं। नहीं, अब देख ले कि हमारी गैलेक्सी के बाहर एक और गैलेक्सी है जो हमारी गैलेक्सी की ओर लगातार बढ़ रहा है। 140 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यह बढ़ता जा रहा है और आने वाले फ्यूचर में 450 करोड़ वर्ष बाद मिल्की वे गैलेक्सी उस गैलेक्सी से टकरा जाएगा जिसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी के सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी माना जाता है और ब्रह्मांड का लगभग संभवतः सबसे बड़ा गैलेक्सी है। और यह गैलेक्सी पृथ्वी से 2.537 लाइट ईयर्स दूर पर अवस्थित है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी के बीच के जो डिस्टेंस है 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स है। मिल्की वे गैलेक्सी की बाहरी किनारे और गैलेक्टिक सेंटर के बीच की जो दूरी है वह 9.5 लाख प्रकाश वर्ष है। यानी कहने का मतलब हो गया कि मिल्की वे गैलेक्सी का यह सेंटर हो गया और यह किनारा हो गया। ये दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है 9.5 लाख लाइट ईयर्स है। तो इससे जुड़ी हुई कई प्रश्न एग्जाम में रहते हैं, इसको जानना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि सोलर सिस्टम के अंतर्गत जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसको जानते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में इससे जुड़े हुए प्रश्न रहते हैं। जैसे एस्टेरॉयड्स क्या है, एस्टेरॉयड्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आए दिन इसकी चर्चा सुर्खियों में रहती है। एस्टेरॉयड यानी जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, दो ग्रहों के बीच यह चक्कर काटता है, वह ग्रह है मार्स और जुपिटर। हम सबसे पहले जान लें कि सोलर सिस्टम में 4 इनर प्लैनेट्स हैं जैसे मार्स, वीनस, अर्थ और मर्क्यूरी। सबसे नियरेस्ट प्लैनेट्स जो है मर्क्यूरी है, सेकंड में वीनस है, थर्ड में अर्थ है, फोर्थ में मार्स है। इन चारों को हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं क्योंकि इसका जो बनावट है वह हार्ड मेटल से बना हुआ है, रॉकी से बना हुआ है। और आगामी 4 जो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून गैस और आइसी से बना हुआ है। जुपिटर और सैटर्न जो ग्रह हो गया यह मूल रूप से गैस से बना हुआ है और यूरेनस और नेपच्यून जो बना हुआ है यह बर्फ से बना हुआ है।
और यूरेनस को हम ग्रीन ग्रह कहते हैं इसलिए क्योंकि इसकी जो वातावरण है या मीथेन गैस से ढका हुआ है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि एस्टेरॉइड्स क्या है। यह एक क्षुद्र ग्रह जो ग्रहों के विस्फोट के बाद यह बनता है और यह पृथ्वी से टकराने पर विशाल गर्त का निर्माण करता है। जैसे कि एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराई थी जिससे लोनार झील महाराष्ट्र का बना था। नहीं, लार्जेस्ट एस्टेरॉइड्स को हम प्लैनेटॉइड्स कहते हैं, यानी बड़े एस्टेरॉइड्स को हम प्लैनेटॉइड्स कहते हैं। एस्टेरॉइड मोस्टली क्या है, एक तरह का ग्रह और उल्कापिंड का टूटा हुआ हिस्सा है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स है। और यह दो ग्रहों के बीच, मार्स और जुपिटर के बीच ऑर्बिट करता है। कभी कभी एस्टेरॉइड ऑर्बिट करते करते पृथ्वी की ओर आ गिरता है जो भयंकर विस्फोट करता है। नहीं, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कॉमेट। कॉमेट को हम धूमकेतु या पूछल तारे भी कह सकते हैं, या गैस तथा धूलकण के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देता है। जब यह सूर्य के पास गुजरता है तो गर्म होकर जलने लगता है तथा सूर्य की किरण इस गैस को चमकीला बना देता है, इस कारण यह चमकता है। और पूछल तारे एक ऐसा पूछल तारा जो प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य हो गया, या सूर्य की परिक्रमा करने में पूछल तारे को 76 वर्ष लगते हैं। पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था, नेक्स्ट बार 2062 में दिखाई देगा। नहीं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है उल्का। उल्का क्या है, एक स्पेस रॉक है, डस्ट है, पीस ऑफ एस्टेरॉइड्स है। कहने का मतलब हो गया कि यह चट्टान है, धूलकण है और एस्टेरॉइड से टूटा हुआ एक हिस्सा है। इसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार, और इंग्लिश में मेटियोर्स कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो मेरा एटमॉस्फेयर है यानी वातावरण है, उसके तीसरे लेयर में उल्कापिंड आकर जलता है जिसे हम मेसोस्फीयर कहते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि मेसोस्फीयर बर्न्स ऑफ इन द मेसोस्फीयर, यानी मेट्रास बर्न ऑफ इन द मेसोस्फीयर। कहने का मतलब है कि उल्का जो जलता है पृथ्वी के किस वायुमंडल में, तो उसका नाम है मेसोस्फीयर या मध्यमंडल। मतलब पृथ्वी के जितने भी एटमॉस्फेयर हैं उसके पार्ट्स को हम अगले वीडियो में बताएंगे। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और, नेबुला क्या है। जैसे आपके एग्जाम में पूछता है धूमकेतु, ग्रह, उपग्रह और निहारिका, इनमें से कौन सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। तो निहारिका सौरमंडल का हिस्सा नहीं है क्योंकि इंटरस्टेलर स्पेस में अवस्थित यह बादलों का एक हिस्सा है। और एक ऐसा तारा जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं, उसके विस्फोट से नेबुला जन्म लेता है। नेबुला मतलब निहारिका। और विभिन्न तरह के सोलर सिस्टम भी नेबुला के अंतर्गत रखे जाते हैं। नेबुला से ही सोलर सिस्टम और ग्रहों का निर्माण हुआ है। जब तारों में न्यूक्लियर सप्लाई खत्म होने लगता है, यानी न्यूक्लियर पावर कम होने लगता है, हाइड्रोजन, हीलियम जैसे गैस खत्म होने लगते हैं, तब जाकर के वह तारा विस्फोट होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं, और उससे निहारिका जन्म लेता है जिसे हम नेबुला कहते हैं। तो नेबुला कम्प्लीटली आपको सोलर सिस्टम के हिस्सा नहीं है या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं है, इंटरस्टेलर स्पेस का हिस्सा है, यानी यह गैलेक्सी का हिस्सा है। और हमारे सोलर सिस्टम में नेबुला को नहीं रखा जाता है। इसलिए आपके एग्ज़ाम में अगर पूछता है कि धूमकेतु, ग्रह, उपग्रह और निहारिका, इनमें से कौन सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो हम निहारिका यानी नेबुला को मानेंगे। हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। इंटरस्टेलर मोलिक्यूलर क्लाउड्स के ग्रेविटेशनल कोलैप्स होने से सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ था, अर्थात सुपरनोवा के विस्फोट होने से ही सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। सोलर सिस्टम में मेन जो हेड है सोलर सिस्टम का वह सूर्य है, उसकी चर्चा करते हैं। ये एक अनुमानित जो डायग्राम देख रहे हैं, मैप देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, ये सूर्य का है।
सूर्य के सबसे आंतरिक भाग को हम कोर कहते हैं, जिसका टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य के ऊपरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, सूर्य के ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे हम कोरोना कहते हैं या किरीट कहते हैं। चूँकि हिंदी वर्ड भी जानना है, इंग्लिश दोनों जानना है। किरीट या कोरोना सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग। सोलर एनर्जी का मेन रिसोर्स है न्यूक्लियर फ्यूजन। नहीं, सूर्य की परिक्रमा जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो करते हैं, और सूर्य भी मिल्की वे गैलेक्सी की परिक्रमा करता है, और वह परिक्रमा ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। यानी सूर्य गैलेक्टिक सेंटर की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगाता है, और जिसे हम कॉस्मिक ईयर या ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य का बनावट क्या है? सूर्य में 71% हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है और बाकी अन्य है। तो सूर्य से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण जानकारी भी एग्जाम में पूछता है। जैसे सूर्य का डायमीटर कितना है? सूर्य का व्यास 13.92 लाख किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना है? 13.92 लाख किलोमीटर। अच्छा, सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। तो अगर पूछता है एग्जाम में कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है, तो सूर्य है। अगर ऑप्शन में सूर्य नहीं हो तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम जो तारा होगा वो प्रोक्सिमा सेंटूरी होगा। कौन होगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो पृथ्वी से 4.22 लाइट ईयर्स दूरी पर है। और प्रोक्सिमा सेंचुरी के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम जो तारा है वो अल्फा सेंटूरी है, 4.35 लाइट ईयर्स दूर पर है। लेकिन सबसे चमकीला तारा अगर पूछता है तो वह साइरस होगा। सबसे चमकीला तारा कौन हो सकता है? साइरस। तारों के समूह को हम तारामंडल कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में 89 तारामंडल है। कुछ तारामंडल जैसे सप्तऋषि, मृग, सिग्नस, हाइड्रा। सप्तऋषि, मृग, सिग्नस, हाइड्रा ये जितने भी हैं यह कॉन्स्टलेशन है, यानी तारामंडल हैं। सेंटोरस जो है, सेंटोरस सबसे बड़ा तारामंडल है। इसमें लगभग 94 तारे हैं। तो तारामंडल से जुड़ा हुआ भी सवाल बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। अब हम लोग चलते हैं मेन प्लैनेट्स की ओर। जैसे कि 4 इनर प्लैनेट्स हैं और 4 आउटर प्लैनेट्स हैं। इनर प्लैनेट्स में हो गया मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। आउटर प्लैनेट्स में है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। फिर से समझिए, इनर प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स हो गया, जो कंप्लीटली या मेटल और रॉकी से बना हुआ है, और यह विभिन्न प्रकार के गैस और बर्फ से बने हुए हैं। प्रथम जैसे जुपिटर और सैटर्न हो गया, महत्वपूर्ण गैस से बना हुआ है, और यूरेनस और नेपच्यून जो हो गया बर्फ यानी आइसी से बना हुआ है। एक चीज़, यूरेनस को हम हरा ग्रह भी कहते हैं। इसके एनवायरनमेंट में मीथेन गैस फैला हुआ है, जिस कारण हम इसे यूरेनस को हम हरा ग्रह भी कहते हैं। सबसे हल्का ग्रह वह है आपको सैटर्न। अगर पानी में इसे रख दिया जाए तो तैरने लगेगा। इसका रीजन्स क्या है? इसका घनत्व कम है। सबसे भारी ग्रह जो है जुपिटर है। और सीक्वेंस में देखेंगे, सबसे बड़ा ग्रह जो हो गया जुपिटर, दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लैनेट हो गया सैटर्न, तीसरा यूरेनस, चौथा नेपच्यून और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह हो गया वो पृथ्वी, छठा वीनस, सातवां मार्स और आठवां जो हो गया वह मर्क्यूरी हो गया। तो हम इसमें मर्क्यूरी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी ले ले। मात्र 2 ग्रह जिसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र।
मरकरी और वीनस ऐसे 2 ग्रह हैं जिसके पास नेचुरल मून नहीं है, इसकी जानकारी रखनी चाहिए। यह क्लोजेस्ट है सूरज के, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध बाकी सभी ग्रहों से सबसे तेज गति से सूरज की परिक्रमा करता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसका विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना, क्योंकि इसकी बनावट, इसके जो कोर है उसमें 71% आयरन पाए जाते हैं। सर्वाधिक तापांतरण वाला ग्रह है यह, यानी जहां दिन में 427 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, वहीं रात में -173 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। तो इन ग्रहों पे तापांतरण सबसे ज़्यादा है। बुध का आकार टाइटन और गैनीमीड उपग्रह से भी छोटा है, यानी बुध जो है टाइटन और गैनीमीड उपग्रह से भी इसकी आकृति छोटी है। बुध की खोज गैलीलियो ने किया था। बुध शुक्र का सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी ज़्यादा गर्म नहीं है। इसका रीजन्स है, इसमें वातावरण की उपस्थिति न के बराबर है। वातावरण न होने के कारण यह गर्म नहीं है, जबकि वीनस का 95% जो हिस्सा उसके एनवायरनमेंट में छाया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण से बनने के कारण वीनस यानी शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। नहीं, बुध की सतह पर सर्वाधिक गड्ढे हैं, जो क्षुद्र ग्रह और विभिन्न प्रकार के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के कारण ये गड्ढे बने हुए हैं। तो यह बुध से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। अब हम सूर्य का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह जिसे हम वीनस कहते हैं यानी शुक्र कहते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। शुक्र का वातावरण जो है 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। शुक्र सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से ढका हुआ है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका जो डेंसिटी है, साइज है, डायमीटर है, लगभग पृथ्वी के सिमिलर है, इसीलिए पृथ्वी का हम जुड़वा बहन भी कहते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम अगर कोई ग्रह है तो वह शुक्र है। शुक्र चमकीला है कारण सल्फ्यूरिक अम्ल के जमे बादल पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों से यह बादल परिवर्तित कर देते हैं। नहीं, चमकने का मेन जो रीजन है सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी सूर्य पे सल्फ्यूरिक एसिड नामक बादल का छाया है, जिसके कारण जब सूर्य की प्रकाश उस पर पड़ती है तो वह चमकने लगता है। सूर्य से इसकी दूरी जो है 10.82 करोड़ किलोमीटर है, यानी लगभग 11 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस में सूर्य से यह है। पृथ्वी से इसकी दूरी 60.05 मिलियन किलोमीटर है। वीनस की खोज गैलीलियो ने किया था। वीनस कंप्लीटली बना हुआ है आयरन से और रॉकी से, यानी इसका कंपोजिशन जो है अर्थ के समान है। अब हम लोग देखेंगे अर्थ के बारे में। अर्थ सोलर सिस्टम का 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है और यह सूर्य से 3रे नंबर की दूरी पर अवस्थित है, यानी 3rd प्लैनेट फ्रॉम सन। अर्थ का जो कोर है, जिसे हम नीफे कहते हैं, निकेल और फेरस से बना हुआ है। 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, यानी 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का अर्थ। इसका डिस्टेंस जो है सूर्य से 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है और इसका डायमीटर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का जो व्यास है 12,742 किलोमीटर। इक्वेटर का जो डायमीटर है यानी विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर। आप पोलर डायमीटर यानी ध्रुवीय व्यास जो है पृथ्वी का 12,714 किलोमीटर। ये सारे डेटा आपको कम्प्लीटली याद रखना होगा। और डिफरेंट बिटवीन इक्वेटर एंड पोलर डायमीटर, यानी इक्वेटर डायमीटर और पोलर डायमीटर के बीच कितने का अंतर है? लगभग 43 किलोमीटर का। इसे हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। रीजन्स, जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो जल के कारण यह नीला दिखाई देता है,
और पृथ्वी से जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो उसका लगभग 57% भाग दिखाई देता है और हम पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर 1610 किलोमीटर की चाल से घूमती है, यानी 1610 किलोमीटर अपने अक्ष पे 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूमती है। यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, इसको याद रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे इनर प्लैनेट में चौथा जो प्लैनेट है वह मार्स है। चौथा प्लैनेट क्या है? मार्स है। यह पार्थिव ग्रह भी कहते हैं और यह कंप्लीटली मेटल और रॉकी से बना हुआ है। तो मार्स को सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट कहते हैं, यानी फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो हो गया वह मर्क्यूरी था, सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो हो गया यह मार्स हो गया, और इनर प्लैनेट में यानी पार्थिव ग्रह में चौथे नंबर का यह ग्रह है मार्स है। मार्स यानी मंगल ग्रह। सूर्य से इसकी दूरी 22.80 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से मंगल की जो दूरी है वह 22.80 करोड़ किलोमीटर है। इसका जो व्यास है 6800 किलोमीटर है। इसे हम रेड प्लैनेट कहते हैं। रीजन्स आयरन ऑक्साइड के कारण यहाँ की मिट्टी बंजर मिट्टी है और लाल दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे लाल ग्रह कहते हैं। यहाँ पे माउंटेन भी है जो एवरेस्ट से भी 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। उस माउंटेन का नाम है निक्स ओलंपिया। यह पूछा गया है एग्जाम में, निक्स ओलंपिया किस ग्रह पे एक माउंटेन है? उसका नाम है मंगल ग्रह। इसके 2 नेचुरल मून है, फोबोस और डाइमोस। यानी फोबोस और डिमोस जो हो गया, डिमोस इज ए स्मॉलेस्ट मून ऑफ सोलर सिस्टम, यानी सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह हो गया डिमोस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आउटर प्लैनेट का सबसे पहला प्लैनेट, या फिर हम इसको कह देंगे सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, जुपिटर है। जुपिटर और मार्स के बीच एक इम्पोर्टेंट एस्टेरॉयड है, और एस्टेरॉयड जो बेल्ट पाया जाता है मार्स और जुपिटर के बीच, और ये एस्टेरॉयड मीन्स यानी क्षुद्र ग्रह है। और जुपिटर को हम वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स है या सेलेस्टियल बॉडीज है उसको वह अपनी ओर आकर्षित करता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ताकि पृथ्वी पे टकराने से बचे। विभिन्न आकाशीय या खगोलीय पिंड के टुकड़े को जुपिटर एडजस्ट कर लेता है, निगल जाता है समझिए, जिस कारण हम जुपिटर को वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। सूर्य की परिक्रमा करने में जुपिटर को 11.9 ईयर्स लगते हैं। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह माना जाता है जुपिटर को। इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 5 गुना ज़्यादा है। यह हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनियम और मीथेन से बना हुआ है। यह अपनी धुरी पर सभी ग्रहों में सबसे कम समय में घूर्णन कर लेता है। मात्र 10 घंटे में जुपिटर अपनी अक्ष से यानी एक्सिस से घूम जाता है, जो सभी ग्रहों में सबसे कम समय लगता है। इसे हम वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। क्यों कहते हैं आपने देखा? तो जुपिटर इज ए लार्जेस्ट प्लैनेट आवर सोलर सिस्टम। अब सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट जो है सैटर्न है, यानी शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है सूर्य से इसकी दूरी 142.70 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की परिक्रमा करने में शनि को लगभग 29.5 वर्ष लगते हैं। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। इसकी डेंसिटी इतनी कम है कि अगर किसी टॉब में या पानी में रख दिया जाए तो ये तैरने लगेगा। इस पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता पाई जाती है। इसकी एक और ख़ास विशेषता है सैटर्न का, इसमें रिंग्स पाए जाते हैं वलय, और उसकी संख्या जो है 10 है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके महत्वपूर्ण नेचुरल मून यानी उपग्रह हैं टाइटन। सौरमंडल का एकमात्र मून जिस पर घना वायुमंडल है।
इसका कारण है नाइट्रोजन की प्रधानता। सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है जिसपे घना वायुमंडल है और वायुमंडल की प्रधानता का कारण है नाइट्रोजन गैस। अब टाइटन कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं स्टूडेंट की टाइटन, टाइटेनिया और ट्रिटोन, ये तीनों जो मून है, टाइटन शनि का, टाइटेनिया यूरेनस का और ट्रिटोन जो हो गया नेपच्यून का। नेक्स्ट हम लोग सैटर्न के बाद यूरेनस को देखेंगे। यूरेनस इज ए थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है सोलर सिस्टम का और इसे हम प्रथम आधुनिक ग्रह कहते हैं। इसे हम प्रथम आधुनिक ग्रह कहते हैं यूरेनस को। यह हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके वातावरण में मीथेन गैस की प्रधानता है जिस कारण हम यूरेनस को हरा ग्रह कहते हैं। और एकमात्र ग्रह जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी परिक्रमा कक्ष में सूर्य के सामने रहता है, इसे हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं इस कारण से। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट जान जाए, वीनस और यूरेनस दो ऐसे ग्रह हो गए जो क्लॉकवाइज घूमते हैं। वीनस और यूरेनस मात्र दो ग्रह है जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी जो ग्रह हैं जितने भी वह एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और दो ग्रह वो कौन कौन सा है, बुध और शुक्र, जिसके पास नेचुरल मून नहीं है। हम नेक्स्ट और लास्ट देखेंगे डिस्टेंस के हिसाब से सूर्य का सबसे अंतिम यानी सबसे अधिक दूरी पर अवस्थित जो ग्रह है वह नेपच्यून है। यानी नेपच्यून मतलब फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो नेपच्यून जो हो गया सूर्य से इसकी दूरी जो है लगभग 450.5 करोड़ किलोमीटर है नेपच्यून की। यह कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, यह सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है नेपच्यून को। इस पर भी मीथेन जैसे महत्वपूर्ण बादलों का प्रधानता है नहीं। तो आप जितने भी प्लैनेट्स हो गए या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हो गए या सेलेस्टियल बॉडीज ऑफ आवर सोलर सिस्टम, उसको आप बारीकी से याद रखिएगा ताकि बिहार असाइनमेंट्स, बीपीएससी पीटी या बीएसएससी या विभिन्न तरह के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक चीज़ और आप जान लें कि सूर्य की परिक्रमा करने में सभी ग्रहों को कितना मतलब दिन लगते हैं, वर्ष लगते हैं, ये डेटा याद रखिए। जैसे बुध सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का वक्त लगता है, शुक्र को 224.7 दिन, पृथ्वी को 365.26 दिन, मंगल को 687 दिन लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में। और ये चारों जो हैं इनर प्लैनेट्स हैं और आउटर प्लैनेट्स को ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे जुपिटर को 11.9 वर्ष, कहीं कहीं 12 वर्ष भी लिखा मिल सकता है। शनि को 29.5 वर्ष, बीपीएससी के एग्जाम में पूछ चुका है। यूरेनस को 84 वर्ष लगते हैं और वरुण को 164.8 वर्ष लगते हैं। तो जितने भी टाइम पीरियड्स लगते हैं और प्लैनेट्स को मतलब सूर्य की परिक्रमा करने में, वो डेटा को आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।